पहलगाम में भारतीयों पर हमला हमारे दिल पर वार था। पाकिस्तान की सेना की सरपरस्ती में पले आतंकियों ने निहत्थी जनता को निशाना बनाकर भारत को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत का जवाब सिर्फ बदला नहीं, सबक भी है। ऐसा सबक जो इतिहास में दर्ज होगा। अब भारत हर मोर्चे पर कार्रवाई शुरू कर चुका है। डिप्लोमैटिक, आर्थिक, सैन्य तीनों स्तरों पर भारत तैयार है। भारत ने दुनिया को साफ कह दिया है, यह हमला किसी सेना पर नहीं, आम नागरिकों पर हुआ, अब सहन नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को व्यापक समर्थन मिल रहा है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है, इस हमले की सख्त निंदा कर रही है। लेकिन दुनिया चाहती है कि भारत न्याय करे, लेकिन ऐसा युद्ध के रूप में ना हो। सवाल यही है, क्या भारत का प्रतिघात एक सीमित स्ट्राइक होगा या युद्ध का रूप लेगा? सैन्य भाषा में जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शंस कहे जाते हैं, उनमें से नॉन काइनेटिक स्ट्राइक्स तो शुरू हो चुकी हैं। तो अब आगे क्या होगा, किस स्वरूप में होगा? इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने के लिए आज देश के शीर्ष रणनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों ने जो जख्म हिंदुस्तान को दिया, उसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकते, जिसका हिसाब सूद समेत आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को हर हाल में चुकाना होगा। मोदी सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कूटनीति के साथ रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगी हुई हैं। भारत में बदले के एक्शन को लेकर हो रही हर हलचल से पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से मुलाकात की, जिसके बाद पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच उनकी करीब 40 मिनट तक लंबी चर्चा हुई। ताबड़तोड़ हो रही बैठकों से एक बात तो साफ है, इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर पटकनी देने के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी गहरी चोट करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें, पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज के यूट्यूब चैनल्स शामिल हैं। भारत सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और करीब 15 आतंकी ठिकानों को अब तक निशाना बनाया गया है। ये रेड उन सक्रिय आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से ऑपरेट किए जा रहे थे और इनके लिंक पहलगाम अटैक से भी जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार के इन कड़े एक्शन का असर भी अब दिखने लगा है। पाकिस्तान पर जल प्रहार के अलावा भारत ने पाकिस्तान को निर्यात होने वाली आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति पर भी रोक लगा दिया है। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कुछ सूझ नहीं रहा, आखिर दवा की किल्लत की मर्ज का इलाज कैसे करे। खास करके एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नैक वेनम, कैंसर थेरेपीज और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसी दवाओं की किल्लत ने पाकिस्तान की स्थिति को और बदहाल बना दिया है। एक और पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच बैठक, दूसरी ओर सेना की रणनीतिक तैयारी, एक और मिसाइल और टेस्ट तो दूसरी ओर आसमान में रफाल और सुखोई की दहाड़। अब तो भारत फ्रांस के बीच राफेल मरीन की डील भी पक्की हो चुकी है, जिससे कि भारतीय नौसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन शामिल होंगे। यानी इससे एक बात तो साफ है, इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। सुन रहे हो ना, आतंकवाद को पालने वाले नापाक इरादों वाले पाकिस्तान, बदला तो हम ऐसा लेंगे कि तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं तिलक देवाशेर सर का। ऑथर हैं, जाने माने फॉर्मर मेंबर हैं NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और सर ने जो किताबें लिखी हैं, सर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोग भी अगर पाकिस्तान को बेहतर तरीके से समझना चाहें तो सर की बुक वो ज़रूर पढ़ते हैं, रिकमेंड भी की जाती हैं। 3 बड़ी चर्चित किताबें हैं सर की। पाकिस्तान कोटिंग द एबिस 2016 में आई, पाकिस्तान एट द हेल्म जुलाई 2018 में आई, और पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम जुलाई 2019 में आई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
और अभी कुछ दिनों पहले द पश्तून्स भी एक किताब बहुचर्चित सर के द्वारा लिखी गई थी, वो लॉन्च भी हुई। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आपको आज के शो में पाकर। हमारे साथ हैं एक और ख़ास मेहमान जो कि भारत पाकिस्तान मामलों की रग रग से वाकिफ़ हैं, जाने माने स्कॉलर आलोक बंसल साहब, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर ने भी बहुत सारे लेख किताबें लिखी हैं, ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। बलूचिस्तान इन टर्मोइल, पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, श्रीलंका सर्च फॉर पीस, इसके अलावा उन्होंने इंडिया फाउंडेशन की तरफ से कश्मीर टेररिज्म, इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर गहराई से चर्चा की है, किताबें लिखी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल सर हमारे शो पे। तिलक सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और अब ये कहा जा रहा है कि भारत लगभग तैयार है, हर मोर्चे पर तैयारियां, बातचीत, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मीटिंग्स वगैरह सब चल रही हैं। अब आपको क्या लग रहा है सर, अब आगे भारत का एक्शन अब किस तरह का होगा और किस इंटेंसिटी का होगा? धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जो रिएक्शन तो दो किस्म के हैं। एक तो जैसे कहते हैं नॉन काइनेटिक और एक काइनेटिक। इसमें तो जो नॉन काइनेटिक था, वो काइनेटिक एक्शन था, वो तो 24 घंटे में भारत ने ले लिया था कि जब इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान्स में रखा और जो डिप्लोमेटिक मूव से अटारी को बंद करना, स्टाफ को कम करना हाई कमीशन में, ये सब। जहां तक काइनेटिक एक्शंस का सवाल है, ये जो इसमें जो तैयारी है, जो डिसीजंस लेना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये चीजें तो जो जानने वाले हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्म फोर्सेज हैं हमारी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, ये बेहतर जानते हैं कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो ये मेरे ख्याल स्पेक्युलेट ना करते हुए, बट एक बात तो तय है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में जब स्पीच दी थी तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो इनके पीछे हैं उनको अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, और नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे हवा में बात नहीं करते। जब उन्होंने एक बार कह दिया कि अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस, तो अब यकीन रखिए कि जो पाकिस्तान के पास आ रहा है, वो पाकिस्तान को रियली एक तरफ से बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और मेरे ख्याल जो इंटेंशन है प्रधानमंत्री की, ये कि इसके बाद पाकिस्तान फिर से दोबारा कोई टेररिस्ट एक्शन इंडिया के खिलाफ ना ले सके, अभी या कभी और भी। क्योंकि जो पिछली बारी उरी में हमने किया था या बालाकोट में किया था, उसका संदेश लगता है कि पाकिस्तान को नहीं पहुंचा, क्योंकि बालाकोट के 5 साल बाद, 6 साल बाद उन्होंने फिर वही आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। तो इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि भारत उनको ऐसा जवाब देगा फ्रॉम बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, जिससे वो आसानी से आतंकवादी कार्रवाइयां फिर शुरू ना करें। सर, आप पाकिस्तान को सर आप अंदरूनी तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर हर तरह से जानते हैं सर। आप वहाँ पर जो कुछ चल रहा है इस वक्त, बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर को सब टारगेट भी करने लगे वहाँ पर। ऐसी खबरें हैं कि खामखा आपने भारत से पंगा मोल ले लिया सिर्फ अपने ईगो के लिए, अपने रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए। क्या वहाँ पर वाकई में सर ये सब किया धरा मुनीर का है, या जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर, ये जो उसकी परंपरागत सोच रही है ये रही है, या इस बार सच में कुछ अलग हुआ, सिर्फ मुनीर ने किया? नहीं, देखिए, वहां पर की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो आर्मी ही है। जो भी इस तरह का जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आर्मी के कहने पर ही है। वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं है। और जब तक जो अब आजकल की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि ये इसका अप्रूवल आर्मी की तरफ से और खास तौर पे आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया है, कि एक बात, काफी कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। एक तो जो आर्मी की रेलेवेंस है, आर्मी की इंपॉर्टेंस, आर्मी की जो रेपुटेशन है पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब में, वो एक बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है इमरान खान की वजह से। और उनकी जो उसने जिस तरह से उनको टारगेट किया है, और खास तौर पे आसिम मुनीर को टारगेट किया है, इसी तरह से जो बाहर का उनका जो विदेश में जो पाकिस्तानी हैं, वो ज्यादातर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। और यूएसए में उन्होंने यूएस कांग्रेस को लॉबी करके
एक बिल इंट्रोड्यूस कराया कांग्रेस में, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जो आसिम मुनीर को डायरेक्टली टारगेट करता है। तो लोगों का मानना यह है कि आसिम मुनीर अपनी रेपुटेशन को रिवाइव करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी रेलेवेंट है, तो पाकिस्तान में हमेशा यही रहा है कि जब भी वो अंदरूनी मामलों से परेशान होते हैं तो वो रुख हिंदुस्तान की तरफ कर लेते हैं, कोई इंसिडेंट क्रिएट कर लेते हैं जिससे सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तो यही उसने किया इस टाइम। पर आसिम मुनीर का जैसे मेरा मानना है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि हिंदुस्तान ने जैसे उरी में या जैसे बालाकोट के बाद एक मिलिट्री एक्शन लेंगे, उसका रिएक्शन कंटेन्ड होगा, मगर सारी कंट्री यूनिफाई हो जाएगी। उसने ये कभी तस्वुर नहीं किया था कि भारत ये नॉन काइनेटिक एक्शन से शुरू करेगा और पानी बंद कर देगा पाकिस्तान को। बंद तो नहीं, ट्रीटी को इन अबेयंस करेगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी हो सकते हैं। तो ये उसकी कैलकुलेशन से बिल्कुल परे है, हटके। तो इसलिए आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक डर का माहौल है, क्योंकि पानी, कोई जिंदगी नहीं है पानी के बगैर। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है इसका कि वो लोग समझते हैं कि पानी नहीं होगा तो हमारी खेती कैसे होगी, हम कैसे जी पाएंगे। तो इससे ये इम्पैक्ट हुआ है और राइट आसिम मुनीर इज डायरेक्टली इन दी लाइन ऑफ फायर। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया सर, कि इस बार जनरल मुनीर ने ये सोचा नहीं था। उसने सोचा होगा कि एक काइनेटिक एक्शन होगा और उसके लिए तो हमारी प्रिपेयर्डनेस पहले से होगी, पिछली बार से बेटर होगी, तो इस बार हम जवाब भी दे देंगे। बट नॉन काइनेटिक एक्शन से जो शुरुआत की, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑफ गार्ड कर दिया है, न सिर्फ आर्मी को और वहाँ की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को और वहाँ की आवाम को भी। बंसल सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा सर ने कहा, अब उरी में, बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, वो ऐसा लगता है कि वो उतनी पर्याप्त रूप से डेटरेंट नहीं रही पाकिस्तान को, वरना दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करता, वो भी मिलिट्री लेवल के अप्रूवल्स के बाद। तो अब क्या करना चाहिए सर? कैसा डेटरेंस हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि साफ संदेश जाए पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल? सर देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कदम हमने उठाया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखकर उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है सिंधु नदी के पानी के ऊपर निर्भर करता है। और अबेयंस का ये मतलब नहीं है, जैसा कि कुछ मीडिया चैनल्स बोल रही हैं, कि पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा संभव नहीं है आज की तारीख में। पर पानी कब जाएगा और कितना जाएगा, इसको हम काफी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है इस पानी के ऊपर काफी हद तक निर्भर है। तो हम कब छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, किस दौरान पे छोड़ेंगे, डेटा को शेयर नहीं करेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा सवाल सैन्य कार्रवाई का है। सेना तैयार हो रही है कि ये कब और क्या, कैसे, क्या होने वाला है, ये तो सेना ही बता पाएगी आपको। पर जैसे कि हमारी कुछ जमीन जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, जिसे हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसको हम लेने की कोशिश कर सकते हैं। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि जब तक हमारी सेना तैयारी कर रही है, पाकिस्तान की सेना को अपनी पूर्वी सीमा पर तैनात होना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि उनकी पश्चिमी सीमा पर जो उनकी जो तैनाती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और ऐसे वक्त पर जब बलूचिस्तान के अंदर बलोच जो राष्ट्रवादी हैं वो दिन प्रतिदिन सेना के ऊपर हमले कर रहे हैं, साथ ही साथ तहरीके तालिबान हमले कर रही है, और अफगानिस्तान के साथ इनके संबंध खराब होते जा रहे हैं। और हमने पिछले कुछ समय में देखा कि चोलिस्तान की नहरों के चलते सिंध में किस तरीके से रास्ता रोका जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं उसके बारे में आपको तिलक जी ने पहले ही बता दिया कि पीटीआई, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल है, और इमरान खान चाहे जो भी उनकी क्षमता रही हो, वो आज भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है। और उनको जिस तरीके से जेल में रखा जा रहा है, उसके कारण जनमानस जो है उससे, सरकार से, विशेषकर फौज से खुश नहीं है। और असीम मुनीर जो है पिछले सेनाध्यक्ष से अलग हटकर काफी हद तक कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं। और उसी के चलते, और उनकी जो टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो उन्होंने भाषण दिया, और उसके बाद जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं सबके ऊपर। और अब जो भारत कर रहा है, सबसे बड़ी बात है अनसर्टेनिटी की। उनको पता नहीं कब क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की निर्भरता जो है
प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भारत के ऊपर काफी है। जैसे कि इसके पहले जो रिपोर्ट आ रही थी कि एक बहुत बड़ी संख्या में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं भारत से जाते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन की बात की, एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान में लोग कुत्तों के काटने से मर रहे थे क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं था। एंटी स्नेक वेनम जो है वो नहीं है, उसकी जो ड्रग है वो उनके पास नहीं है। तो इस तरीके की कई समस्याएं हैं, पर मेरा ये मानना है कि इसके साथ साथ हमें शायद ट्रेड वॉरफेयर को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एपरल्स और टेक्सटाइल्स जिसमें पाकिस्तान का जो प्रमुख निर्यात है, उसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको जो जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है वो हटना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन का चार्टर है उसके अनुसार ही उनको जीएसपी प्लस नहीं मिलना चाहिए। इसका हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से बलोचों, सिंधियों के ऊपर ज्यादती हो रही है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं, ईसाइयों के ऊपर हो रही है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि एक अहमदिया व्यक्ति को उन्हीं की जो मस्जिद थी उसके बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। जी। और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद ऐसा मुझे लगता है कि हमें उन सभी राष्ट्रों में जहां पाकिस्तान के निर्यात जाते हैं, हमें एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि जो इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जहां पे भी मिल रहा है राइट वो सर। ना मिले। जी बिल्कुल सर। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जितने ऑप्शंस आपने गिनाए उनमें से ज़्यादातर नॉन काइनेटिक, नॉन इन्वेजिव जिसे कहा जाता है वो ज़्यादा हैं, ताकि गहराई से आघात पहुंचाया जाए। बट तिलक सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा हम बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक मूव्स की, डिप्लोमेटिक, आर्थिक रूप से कैसे आइसोलेट किया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेटरेंस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ मिलिटरीली दिखाना होगा। उसके ऑप्शंस में थोड़ा सा कब होगा, कैसे होगा, ये हिंदुस्तान की मिलिट्री बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ेगी इस पे। लेकिन कितनी की आवश्यकता है, कितना हम लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब अभी फुल स्केल वॉर की तरफ आप मत जाइए, ऐसे ही नॉन काइनेटिक तरीके से आप उनको घेरते रहिए और एक डेटरेंट स्ट्राइक कीजिए ताकि सबक भी मिले मिलिटरीली, लेकिन फुल वॉर की तरफ मत जाइए। क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? उसकी क्या आवश्यकता है, या लिमिटेड स्ट्राइक्स, लिमिटेड इन्वेजन, यही हमारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, देखिए क्या स्ट्रेटजी अल्टीमेटली अडॉप्ट होती है वो तो जो हमारी आर्म फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप है वही डिसाइड करेंगे कि इस बारी नेवी को यूज करना है, एयरफोर्स को यूज करना है, आर्मी को यूज करना है, या तीनों को इकट्ठे यूज करना है। तो ये तो वो डिसाइड करेगी। बट मेरे ख्याल एक चीज का जो कंसेंसस सब लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा ना हो कि हम फिर वो एस्केलेशन को कंट्रोल ना कर सके और फिर बात बहुत आगे तक चली जाए। तो एक बार लिमिटेड स्ट्राइक, क्योंकि हमने भी मैसेज देना है और उनकी जो शक्ति है टेररिज्म करने के लिए उसको डिग्रेड करना है। तो इसी हिसाब से ये सोच के लिमिटेड स्ट्राइक हो, या जिससे एस्केलेशन इतनी ना बढ़े कि जैसे मैंने कहा बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए आर्मी, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो इस तरह का कोई ना कोई प्लान बनाएंगे जिससे डैमेज भी हो मगर एस्केलेशन इतनी ना हो। एब्सोल्युटली। बंसल सर, इस पर आपका क्या कहना है सर? अगेन जैसा आप लोग कह ही रहे हैं, हम सब इस बात को मानते हैं कि हमला किस तरह से होगा, क्या होगा, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस सब अच्छे से तय कर रहे होंगी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बट आवश्यकता की मैं बात कर रहा हूं। आवश्यकता सर एक लिमिटेड स्ट्राइक की है, या फिर कुछ लोग जैसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बात नहीं मान रहे हो तो एक बार आपको थोड़ा आगे जाके सबक सिखाया जाए? देखिए, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपने कुछ कर दिया तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये उनको पता है। जब तक उनको पता नहीं है, जब तक वो ज्यादा चिंतित है। आप चाहें तो ब्लॉकेड कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान करेगा पाकिस्तान को। अगर भारत की नौसेना जो है कल को पाकिस्तान के पोर्ट का ब्लॉकेड कर दे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है तुरंत। तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और ये मेरे ख्याल से टीवी स्टूडियो में हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसको सेना और जो समझदार लोग हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो डिसीजन लेगा क्या करेगा। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नॉन काइनेटिक एक्शंस के द्वारा भी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। और जहां तक सवाल काइनेटिक एक्शन का है, उसको भी हम ले सकते हैं, जब चाहें, जहां ले चाहें, लेना चाहें।
पर मेरा ये मानना है कि भारत को ये दिखाना चाहिए कि हम ये कदम उनके खिलाफ उठा रहे हैं जिन्होंने इस आतंकवादी घटना को शह दी है। हमारी पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो पाकिस्तान बिखराव की ओर जा रहा है, कई बार क्या होता है कि युद्ध की घोषणा से वो एक होने लगते हैं। तो अ, मेरा विचार व्यक्तिगत रूप से ये है कि वी शुड ऑलवेज हैव एन आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। तो बाहर से जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाते रहें, लेकिन जो कदम हमें उठाने हैं पाकिस्तान का जो राजनीतिक नेतृत्व है, और उससे भी बड़ी जरूरी चीज है जो पाकिस्तान की जो सेना है, उसको हर तरीके से नेस्तनाबूद करना, चाहे उसके लिए काइनेटिक एक्शन लेने पड़े, चाहे नॉन काइनेटिक एक्शन लेने पड़े। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नॉन काइनेटिक एक्शन से पाकिस्तान को पहले नेस्तनाबूद किया जा सकता है बजाय काइनेटिक एक्शन। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा असरदार, ज्यादा गहरे घाव हम नॉन काइनेटिक तरीके से देख सकते हैं। तिलक सर, अब थोड़ा सा आपका जो एक्सपर्टाइज का एरिया है, खास तौर से बलूचिस्तान, वहां पर अब किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं सर? इस नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में जो आप दोनों सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान को कैसे एंगेज किया जा सकता है? हम सीधे हस्तक्षेप तो नहीं करते, बट हाँ, मानवाधिकार उल्लंघन और जो वहाँ पर एट्रोसिटीज़ पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पर करती रही है, उसको हम अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हाईलाइट भी करते हैं। अभी वहाँ पर किस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे सर, और वहाँ कैसे एंगेजमेंट्स को अपने पक्ष में बढ़ाया जा सकता है? देखिए, वहाँ तो कई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, एक मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये बयान दिया है कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान में जो कंट्रोल के बाहर हैं, और जिस दिन वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस भी उनको रिकग्नाइज कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी रिकग्नाइज करते हैं कि ये आर्मी के कंट्रोल से अब चले गए हैं। तो उनका जो सेंटिमेंट है बलूचों का, वो तो पाकिस्तान के हक पे कभी था ही नहीं, और आज की डेट में तो ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि वो जिस तरह से वो लोगों को उठाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं, तो बहुत ही डिससैटिस्फैक्शन और एंगर है बलूचिस्तान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तानी मीडिया को आप देखेंगे तो क्योंकि उनको इंडिया से इतना डर है कि इंडिया भी अटैक करने वाली है, इंडिया भी अटैक करने वाली है, तो उन्होंने बहुत यूनिट्स जो क्वेटा में डिप्लॉयड थे, वो उनको वहां से शिफ्ट करके इंडिया के बॉर्डर पर ले आए हैं या ला रहे हैं। तो इससे बलूचों को, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो उन्होंने जो एक्शन वो कर रहे हैं, उस पर ज्यादा उनको ईज हो जाएगा कि उनका जो एक्शन उन्होंने लेना है बलूचिस्तान सरकार के खिलाफ, वो और ले सकेंगे, क्योंकि अब ट्रुप्स वहां से हट गए हैं, काफी तरह पे वहां पे हट गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही हट गए, बट काफी यूनिट्स जो बलूचिस्तान में डिप्लॉयड थे, वो अब इंडिया के बॉर्डर पे आ गए, क्योंकि पाकिस्तान को इसका डर है कि इंडिया अब अटैक करेगा तो वो अपनी डिफेंसेस को बोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बलूचिस्तान को, जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको बहुत मदद करेगा। एब्सोल्युटली सर। बंसल सर, अब मैं आपके पास आऊँगा। हाउ टू हैंडल कश्मीर नाउ? अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं सर। कुछ लोगों का ये कहना है कि इतना बड़ा हमला हो गया, लोकल सपोर्ट भी रहा होगा, एक परंपरागत रूप से जो कश्मीरी जनमानस में सोच रही है, वो उसको भी जाहिर सी बात है, उसको लोग इल्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इस वक्त कश्मीर के साथ खड़े रहिए, कश्मीरियत के साथ खड़े रहिए, वहाँ पर टूरिज़्म को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यही तो आतंकी चाहते थे, यही तो पाकिस्तान और जनरल मुनीर चाहते हैं कि हमारा और कश्मीर का रिश्ता अलगाव की दिशा की तरफ बढ़े। आपका सजेशन क्या होगा सर? कश्मीर की आंतरिक हालत को भी क्योंकि हमें देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस घटना ने दिखा दिया कि कश्मीर किस हद तक भारत के साथ है। और आप ये देखेंगे कि अधिकांश जनमानस, हर राजनीतिक दल, हर नेता ने इस आतंकवादी घटना का विरोध किया। अनंतनाग और पहलगाम की जो जनता थी, या पूरी जो जनता थी, उसने विरोध किया। इस बार पहली बार शटर डाउन स्ट्राइक हुई, जिस तरीके से कंप्लीट स्ट्राइक आपने देखा, तो वो ये दिखला रहा था कि कश्मीर का जो आवाम है, कश्मीर की जो जनता है, वो आतंकवादियों के साथ नहीं है।
लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ब्लैक शीप आप हटा नहीं सकते। तो उसके लिए हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं। उनको ढूंढना है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों के साथ का साथ दिया है, और उनको सजा देनी है। तो जिसने देश के साथ गद्दारी की है, जिसने देश इन आतंकवादियों का साथ दिया है, उसको तो ढूंढ कर निकालना ही है। लेकिन कश्मीर का आवाम जो है, हमारी देश की जनता है, वो हमारे साथ खड़ा है, और उनके साथ जो भी होना है, जो एक अन्य भारतीय के साथ होना है, वही कश्मीर की जनता के साथ होना है, और हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो लोग कश्मीर जाते रहे हैं, उनको जाते रहना चाहिए। आतंकवादी यही चाहते थे कि ये ना हो, और हमें ये नहीं दिखलाना है आतंकवादियों को कि वे सफल हो गए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लोगों के विचार इससे भिन्न हो सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, तो कश्मीर के लोग भी सारे के सारे हमारे हैं, ये इस भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तिलक सर, आप कुछ सजेशन देंगे, अपना एनालिसिस देंगे, हाउ टू हैंडल कश्मीर राइट नाउ? नहीं, मैं आलोक की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब जैसे टेलीविजन पे इतना कुछ आया है, क्योंकि जो कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी ये जो टूरिज्म सीजन अभी शुरू होने वाला है, उनके लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि कई लोग जैसे शिकारा वाले हैं, पूनी वाले हैं, उनकी आमदनी, पूरे साल की आमदनी वो इन 3-4 महीनों में अब वो करते हैं। अगर शुरू में ये टूरिज्म डिसरप्ट हो गए, जैसे ये आतंकवादी टूरिज्म को डिसरप्ट करना चाहते थे, तो उसके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो उन बेचारे गरीब कश्मीरियों पर पड़ता है जो अपनी रोजी रोटी टूरिज्म के थ्रू करते हैं। तो उनमें भी बड़ा गुस्सा है उनके, आप देखे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखे होंगे। तो हम जो हैं, जो भारत के दूसरे इलाकों में, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनको जैसे टूरिज्म को बरकरार रखनी चाहिए उसी जगह पर। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी रीडिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पे जाए। अब अमरनाथ यात्रा भी एक रूट यहाँ से जाता है, तो इसको भी देखना है कि अमरनाथ यात्रा पे क्या डिसीजन लेती है। तो बेसिकली इंडिया हैज टू नाउ स्टैंड विद कश्मीर, और उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको आश्वासन दिखाना चाहिए कि इंडिया, भारत उनके साथ खड़ा है, और जो उनकी तकलीफें हैं उनको जो उनको मुंह से मरहम लगाने के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा। एब्सोल्युटली सर। बंसल सर, आखिर में आपके पास आ रहा हूं और बड़े एहतियात के साथ मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब इस शब्द पर भी राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक हलकों की तरफ हम नहीं जाएंगे, बट वाकई में अब चूक शब्द पर बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इस वक्त जो है अपनी सरकार से ज़्यादा सवाल जवाब करने का और उसको कॉर्नर करने का वक्त नहीं है, इस वक्त दुश्मनों से लड़ने का वक्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है और स्ट्रेंथन होना है तो हमें फिर गलतियों को, चूक को मानना होगा। इंटेलिजेंस फेलियर की बातचीत हो रही है, इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह है। आपका इस पर क्या कहना है सर? जाहिर सी बात है कुछ लैप्सेस थे जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई, लेकिन इसको क्या हमें तूल देकर कॉर्नर करने की कोशिश करनी चाहिए, या सरकार को क्या खुद ही सामने आकर, क्या आपको क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, जहां तक सवाल इंटेलिजेंस का है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जहां पे जो सक्सेस है उसको आप कभी नहीं प्रोपेगेट करते, जो फेलियर है वो दुनिया जानती है। तो अगर आपने सैकड़ों हमले बचा लिए इंटेलिजेंस सही देके, उसको कोई आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानेगा, लेकिन जो एक विफलता हुई उसके बारे में सब बात करेंगे। और ये विफलता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप उसी के ऊपर लटके रहें कि भाई हमें इंटेलिजेंस फेलियर था, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी। तो आपने जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से आपने डिप्लॉयमेंट रखा था। आज तक पर्यटकों पे हमले नहीं हुए थे, तो ये अपेक्षा नहीं की गई थी कि पर्यटकों पे हमले होंगे। तो जो भी हुआ, वो तो खैर हमें इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर वो पब्लिक डिबेट का मुद्दा मेरे ख्याल से कभी भी नहीं बनना चाहिए। और वो जो है सुरक्षा एजेंसियां उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होंगी, राजनीतिक नेतृत्व उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा कि क्यों घटी ये घटना, इसमें क्या हमसे कोई चूक हुई, तो वो देख रहे हैं। लेकिन उसको छोड़कर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एकजुट होकर पूरे देश को, जो भारत का नागरिक है, जो भारत के लोग हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा दें, जिससे कि पाकिस्तान ही नेस्तनाबूद हो जाए, और ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात होगी। और एक बार जब पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, तो उसके बाद ये आपको आतंकवाद और ये सब चीजें जो है हमेशा के लिए खत्म वैसे ही हो जाएंगी।
एब्सोल्युटली सर। बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छी और आराम से आप लोगों से बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस पूरे मामले के देश के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं। इस मामले में आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। तिलक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आलोक बंसल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय निकालने के लिए।